Okay, get ready. All right, fine. So last time we were discussing about the proteins. Let me quickly revise the lastly discussed protein structures. Okay. When we think about the protein synthesis as a process. सर आवाज नहीं आ रहा। Hello. Which center is not getting voice? Okay, everyone gets the voice properly? Yes, all the centers are getting. कौन से सेंटर में आवाज नहीं आ रही है? Okay, please check your own system. Fine. So let us quickly revise the protein synthesis process. Fine. Let us remind quickly about the protein synthesis process. Protein synthesis process mainly include 3 steps from DNA to RNA and from RNA to protein. Right? DNA to RNA is transcription process and RNA to protein it is translation process. ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कशन की है लास्ट लेक्चर में. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग द एंटायर प्रोसेस. ओके, सो ये आरएनए में से जो ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बन रहा है, द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइजिंग फ्रॉम आरएनए, ये प्रोसेस जो हो रही है वो राइबोसोम के ऊपर हो रही है. राइबोसोम इज डूइंग दिस एक्टिविटी ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन की एक्टिविटी राइबोसोम के ऊपर हो रही है. आरएनए में से प्रोटीन बन रहा है. आई टोल्ड यू, से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज आरएनए, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कोड वर्ड होगा, वो कोड वर्ड के हिसाब से अमीनो एसिड एक के बाद एक ऐड होंगे. सो वन बाय वन अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू बी एडेड. So this is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth. Continuously one by one amino acids are going to be added. So it will be forming a polypeptide chain. ये जो बनेगी, ये इसको बोलेंगे हम polypeptide. ये चेन जो है that is called polypeptide. और polypeptide को हम बोलते हैं प्रोटीन. ऊपर जो आरएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और नीचे जो प्रोटीन बना है वो है पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड इसलिए ये है फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, ये है सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड, ये है थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ये है फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड. सो इट इज मेनी पेप्टाइड बॉन्ड. मेनी पेप्टाइड दैट इज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. सो इसीलिए उस चेन को हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन. राइट. सो पॉलीपेप्टाइड ये जो बन रहा है दैट इज योर प्रोटीन. और ये प्रोटीन जो बन रहा है राइबोसोम के ऊपर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन. इसको हम प्राइमरी प्रोटीन बोलेंगे. प्राइमरी प्रोटीन वुड बी इनएक्टिव प्रोटीन और एक्टिव तभी बनेगा जब वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर से पास होता है. इट रीचेस स्ट्रेट वे टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स इट्स और फ्रॉम इट्स सिस एंड में से वो पास होगा. When it is passing through the Golgi complex, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर से जब वो पास होगा उसके ऊपर केमिकल चेंजेस होंगे. राइट. उसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे. वो केमिकल चेंजेस जो है वो इनएक्टिव और इमेच्योर्ड प्रोटीन को एक्टिव यानी कि मैच्योर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे. So inactive protein is going to be converted into active protein in the Golgi body. अगर थोड़ा सा चेंज हुआ, लास्ट में यहीं से छोड़ा था एक पॉइंट को, कि अगर थोड़ा सा चेंज होगा वो तो सेकेंडरी प्रोटीन बनेगा.
थोड़ा ज्यादा चेंज होगा तो वो टर्शरी प्रोटीन बनेगा, और बहुत ज्यादा चेंज अगर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड क्वाटरनरी प्रोटीन. सो लेट वी डिस्कस अबाउट दोज नाउ, कि अब वो क्या है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं. नाउ बिफोर we enter into the types of protein, that is primary protein, secondary protein, tertiary protein and quaternary protein, right? अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. हाउ प्रोटीन इज इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बॉडी, आइदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो या हमारी बॉडी की बात करो. विच आर द कॉमन फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन. ओके, function number 1 is, ये है फर्स्ट नंबर का फंक्शन, फॉर योर ग्रोथ एंड रिपेयर. आपकी बॉडी में कोई भी चीज, एक भी सेल अगर नया बनता है, even a single cell which is synthesizing new or which is made up new, it has to be made up by protein, as protein is a chief structural component of your cell. आपकी सेल के अंदर चीफ कंपोनेंट जो है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, वो प्रोटीन है. कुछ भी बनता है आपकी बॉडी के अंदर, जो भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि जिसमें प्रोटीन नहीं है. सो प्रोटीन, दैट इज द रीजन व्हाई कॉल्ड चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो आपकी बॉडी में ग्रोथ तभी होगा जब आप एक सेल में से 2 सेल में कन्वर्ट होगे, 2 में से 4 सेल बनेंगे आपकी बॉडी के अंदर, उसी को ग्रोथ बोलते हैं. तो सेल जब नए बनते हैं, इट रिक्वायर्स प्रोटीन. सो प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ. से फॉर एग्जांपल आपकी स्किन यहां से उखड़ गई है, छोड़ी, आपको कोई इंजरी हुई है, से फॉर एग्जांपल, तब ये नई स्किन आएगी, सो न्यू सेल्स विल बी फॉर्म, तो उसको रिपेयर बोलते हैं. सो योर बॉडी नीड्स रिपेयर कंटिन्यूअसली. जब आप खाना खाते हो, बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जो पाइपलाइन है, आई मीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसकी जो वॉल है, वो वॉल भी घिसती है, तो उसमें भी वेयर एंड टेयर होता है, उसमें भी मेंटेनेंस होता है. आपकी स्किन घिसती रहती है पूरे दिन, वहां पे भी वेयर एंड टेयर होता है, तो अंदर से स्किन कंटिन्यूअसली ग्रो होती है. सो इट इज कॉल्ड रिपेयर, जो रिपेयरिंग होता ही रहता है. अगर आपको कोई, से फॉर एग्जांपल, इंजुरी हुई है, फिजिकल इंजुरी है, तो फिजिकल इंजुरी वाले पार्ट में अगर आप, जितनी इंजुरी कम है उतना ज्यादा फास्ट रिपेयर होगा. अगर इंजुरी ज्यादा है तो रिपेयर होने में देर लगेगी. रिपेयर तो होनी ही है, बट वो रिपेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोटीन की. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज ग्रोथ एंड रिपेयर, राइट. ओके, अब सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूं. सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. आई रिपीट, चैप्टर नंबर 8, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. Say for example, this is the cell. ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है. जस्ट एज्यूम कि ये न्यूक्लियस है, राइट. और ये जो सेल है, ये उसका साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म के अंदर दे हैव मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू बी परफॉर्म. तो यहां पे मेटाबॉलिज्म होना है. मींस केमिकल रिएक्शन होनी है. जो एग्जाम्पल को आप जानते हो, स्टैंडर्ड 10 में ऑलरेडी आ चुका है, वो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं. रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट. तो से फॉर एग्जाम्पल, ब्लड में से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा. सो सेल के अंदर 2 टाइप के मॉलिक्यूल गए हैं. एक मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल का नाम है ऑक्सीजन, राइट. सो यहां पे C6H12
O6 ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी एंड रिजल्टिंग फेनोमेना इज you will have energy which is released from breakdown of glucose. पहला ग्लाइकोलिसिस होगा, बाद में क्रेब्स साइकिल होगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विल बी रिलीज्ड. ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो होना है सेल के अंदर. नाउ आवर पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज टू अंडरस्टैंड जिस हिसाब से सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है. आई रिपीट, सेल के अंदर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है अकॉर्डिंगली उसके मॉलिक्यूल को अंदर बाहर निकलना पड़ेगा. या तो अंदर जाना है या तो बाहर निकलना है. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अंदर गया तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होगा उसको बाहर निकलना पड़ेगा. सो जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उस हिसाब से मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर निकल जाना, आना जाना पड़ता है. दैट इज फॉर श्योर मैटर. एम आई वेरी करेक्ट? राइट? थम्स अप. ऑल राइट. सो सेल की जो सेल वॉल है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दो टाइप के वहां पे स्ट्रक्चर है. दो टाइप के स्ट्रक्चर है. एक सेल वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन है. राइट? सेल वॉल है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है. बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है. आई रिपीट, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है. ओके, सेल मेम्ब्रेन को मैं लिविंग स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूं कि उसके पास सेंस है. इट हैज गॉट सेंस, सेंसिबिलिटी. राइट? वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सेंस की मैं बात कर रहा हूं वो सेंस को मैं बोल रहा हूं यहां पे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मैं बोल रहा हूं सिलेक्टिव permeability. I repeat the name selective permeability. Okay, who knows among you कि इसका मतलब क्या होता है? आप में से किसको पता है कि इसका मतलब क्या है? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब किसको पता है? सूरत गुरु. Aspire, give me a moment. I am coming to you. Give me a moment. Ahmedabad, coming to you if requires. Okay, Ahmedabad Center. Okay, I am coming to you if requires. Surat Gurukul. You can answer, yes. Not getting your voice. Not getting your voice. Okay. Aspire, you can continue. Aspire, you can continue. It enables only selectively materials to enter into the cell. Okay, so only selected material can pass through. Ahmedabad Center, would you like to throw some more light? આનાથી વધારે કઈ કહેવું છે કે આટલું જ આવે? Selectively permeability means for these some elements or some we can say particles are allowed in traveling or outside the cell. Right. ઓકે ઓકે, હવે જે તમે સમ વર્ડ વાપરો છો, સમ, એને હું ડિફાઇન કરું. સમ ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલી કરેક્ટ. સમની જગ્યાએ જેની એને મેટાબોલિઝમમાં જરૂર છે, जो उसको मेटाबॉलिज्म के चाहिए, जो उसके मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है, वो मटेरियल दैट्स सपोज टू बी एडेड. राइट? नॉट सम. जो उसकी जरूरत है वो. से फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, देन यू आर सपोज टू टेक साइंस विथ बी ग्रुप. वो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं. व्हाट आई मीन,
तो आपकी सब्जेक्ट चॉइस किसके ऊपर थी, आपको क्या करना है उसके ऊपर। सो इसको अंदर बार मॉलिक्यूल कौन से करने हैं, जो उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो। डू रिमेंबर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिलेक्शन इज दैट कि उसको क्या चाहिए। आ सिलेक्टिविटी जो है वो एक विच टाइप ऑफ मटेरियल, तो उसका आंसर मैंने दिया जो उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है वो। ओके, दूसरी सिलेक्टिविटी की बात करता हूं मैं। सेकंड, हाउ मच, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिलेक्शन। अगर उसको चाहिए कि 2 ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर आने देना है, उसकी 2 ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो वो 10 नहीं आने देगा। दैट इज ऑल्सो सिलेक्शन। दे हैव, उसकी कैपेसिटी उसके पास है। अगर 4 मॉलिक्यूल चाहिए तो 5 मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, 4 ही आएंगे वो टाइम में। अंडरस्टूड? वो सिलेक्शन कैपेसिटी उसकी है। दैट इज व्हाई इट इज सिलेक्टिव परमिएबल। और तीसरा थर्ड, व्हेन टू, कब आने देना है और कब नहीं आने देना है, वो भी उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। जब जरूरत होगी तब ही आने देगा, बाकी नहीं आने देगा। सही फॉर एग्जांपल, हमें खाना आता है तो हम 24/7 खाते ही नहीं रहते, जब जरूरत होती है तब खाते हैं। इट इज दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट। वी नो व्हेन टू ईट, वी नो व्हेन टू स्लीप, वी नो व्हेन टू रीड, वी नो व्हेन टू वॉक। सो ये हमारा सिलेक्शन है। दैट इज व्हाई वी आर लिविंग ना, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग एंड दैट्स व्हाई दैट मेम्ब्रेन इज लिविंग मेम्ब्रेन। डू रिमेंबर दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फेनोमेना विच इज एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब मेन इवेंट जो अभी बात करने जा रहा हूं मैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक देता कौन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके डिस्कशन में वो आ चुका है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। आपने जब चैप्टर नंबर 8 के बारे में पूरा पढ़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर दी गई है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इसके पास सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का जो कैरेक्टर है वो है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या उसके पास है जिसके कारण वो सिलेक्टिवली परमिएबल बने हुए हैं? डू एनी वन नोज दिस आंसर? Yes, you please. Proteins. Good, excellent, and very right and correct answer. They are the proteins, right? Proteins which are present on the surface of the plasma membrane are of 2 types, right? एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, right? एक है उसके अंदर एम्बेडेड हुए प्रोटीन, इंटीग्रेटेड प्रोटीन। पोरबंदर प्लीज टर्न ऑफ योर स्पीकर, आई मीन म्यूट कर देना फिर से प्लीज। यस, ऑलराइट। सो उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर थरली एम्बेडेड प्रोटीन जो है, राइट, उसके 2 टाइप है। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 8 का पूरा टॉपिक है। 2 टाइप के प्रोटीन है वो। एक का नाम है आयन चैनल्स, एक का नाम है आयन चैनल्स। आयन चैनल्स जो है ना, उसके ऊपर लॉक नहीं है, वो लॉक्ड नहीं है, तो एटीपी का यूज नहीं होना है, मॉलिक्यूल्स उसमें से स्ट्रेट वे पास हो सकते हैं। और वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सचेंज होने की मॉलिक्यूल को, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, राइट? ओके। एक जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसका नाम है आयन पंप। आयन पंप वो लॉक हुआ होता है, और लॉक को खोलने के लिए यू नीड टू सप्लाई द एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी की एनर्जी देनी पड़ती है तो ही वो खुलता है, उसके बाद ही मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है, बाद में लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो सेकंड मॉलिक्यूल को जाना है तो सेकंड एटीपी आपको देना पड़ेगा। सो यू आर गिविंग एनर्जी
फ्रॉम एटीपी एंड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और अगर प्रोटीन की हेल्प के बगैर कोई भी अंदर घुस सकता है तो उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। यस सूरत एस्पायर। Repeat the topic. सॉरी, Can you please repeat the topic again? चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन है और मैं उसको रिपीट करना इसलिए नहीं चाहूंगा कि मैं इस चैप्टर को भी 9th को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। फिर भी अगर आप बोलते हैं तो आई कैन रिपीट वंस मोर, बट इट इज किलिंग आवर टाइम। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। कहां से मैं शुरू करूं? कहां से आपको समझ में नहीं आया? Pump balance. चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है आयन पंप एंड आयन चैनल। Sir, but actually ऐसा है कि we can't study that particular topic और हमारे में वो नहीं है, इसलिए नहीं पता। No, it is okay. I have no issue. I have no issue to explain. Right? So आयन पंप नाम का एक प्रोटीन है जो उसके ऊपर ऑलरेडी फिक्स्ड है। वो ऐसा पंप में इसको बोल रहा हूं। पंप किसको बोलते हैं? कि आपके घर के अंदर जो मोटर होती है, पंप होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चालू करनी पड़ती है तो ही वाटर को ऊपर खींच सकता है वो। सो ये भी ऐसा है, अगर आप एटीपी की एनर्जी दोगे ना, एटीपी की एनर्जी दोगे तो ही वो चालू होगा, वरना नहीं होगा। तो वो जो पंप है, वो पंप भी मॉलिक्यूल को अंदर बाहर कर सकता है। अंडरस्टूड? सो आयन चैनल है, उसको एनर्जी नहीं देनी है, आयन पंप है, उसको एनर्जी देनी है, दोनों ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो वो दो प्रोटीन ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। राइट? अगर ये टॉपिक को मैं एक स्टेप पीछे जाके जहां पे मैं था वहां पे वापस आता हूं, तो मैं जिस प्रोटीन की बात कर रहा था, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात कर रहा था, उसका एक एग्जांपल यहां पे है। देखिए, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वो कौन करता है? वो प्रोटीन्स है। वो चैनल है तो भी प्रोटीन है, वो पंप है तो भी प्रोटीन है। राइट? तो वही एग्जांपल यहां पे दिया। ऐसे एक पंप का नाम दिया गया है यहां पे, ये PYQ है। 2 साल पहले पूछा था। GLUT4 नाम का एक आयन पंप है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अगर बाहर ग्लूकोज है, उसको कोष में अंदर घुसना है सेल के अंदर, तो वो सेल के अंदर घुस सकता है, लेकिन किसके थ्रू जाना पड़ेगा? उसको GLUT4 के थ्रू जाना पड़ेगा। सो GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कौन देता है? प्रोटीन्स। ओके, नाउ कम्स द थर्ड यूज, एक्टिंग एज the ground substance. Ground substance means the substance who are giving the support to us. Right? Supportive substance को हम बोलेंगे ground substance. Okay. Everyone again go back to chapter number 8. Cytoskeleton. Cytoskeleton is the part which you have covered. Cytoskeleton. उसके अंदर 2 कंपोनेंट है मेजर। एक का नाम है माइक्रोफिलामेंट और एक का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी सुन लिया, याद रखना है। साइटोस्केलेटन में 2 मेजर कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का नाम है माइक्रोफिलामेंट्स और एक कंपोनेंट का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। राइट? अगेन आई रिपीट द नेम, साइटो एंड स्केलेटन। साइटो मतलब सेल के अंदर है, स्केलेटल मतलब हमारा जैसे स्केलेटल सिस्टम है वैसे सेल के अंदर वो स्केलेटल सिस्टम में सपोर्ट दे रहा है। सपोर्ट देना का मतलब ही ये है, ग्राउंड सब्सटेंस है वो। मींस साइटो स्केलेटन ही है ये। ग्राउंड सब्सटेंस मींस साइटोस्केलेटल सब्सटेंस जो सेल को अंदर से सपोर्ट देता है। ऐसे काफी सारे मटेरियल है जो फिलामेंटस है, प्रोटीन के फिलामेंट है। फिलामेंट जो प्रोटीन से बने हैं उसको मैं बोलता हूं, वन ऑफ देम इज कोलेजन। Collagen is the protein which is found in the
ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो पाया जाता है कोलेजन, राइट। और सेल के अंदर वो कोलेजन के फाइबर बनाता है, और सेल के अंदर कोलेजन के फाइबर हमारी सेल में साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन बनाते हैं। डू रिमेंबर दिस। ओके, तो वो सपोर्टिव रोल देता है। ओके, फोर्थ नंबर रोल, एक्टिंग एज एंटीबायोटिक, राइट, sorry, antibody. Okay, antibody and antigen, there are two phenomena which is associated with your defense system. आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। जब भी कोई भी पैथोजन मींस ऐसा जो मॉलिक्यूल है या तो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच इज पेनिट्रेटिंग इनटू योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर घुसा, वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर घुसा, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर वो डिसीज प्रोड्यूस करेगा, तो वो हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी का है। आपकी बॉडी को वो नहीं चाहिए कि आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट हो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपकी बॉडी उसकी अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन जनरेट करेगी। वो प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी, राइट। तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन है जो आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाएगा। सो एंटीबॉडी भी प्रोटीन है जो आपको बचाता है। सो योर सेवियर इज ऑल्सो प्रोटीन, राइट। Okay, use number 5 or importance number 5 of protein. Act as a receptor. Act as a receptor. Receptor मतलब जो रिसीव करता है सिग्नल्स को, राइट। से फॉर एग्जाम्पल आंख देखने का काम करती है, सो दे हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो रिसीव करता है उस सिग्नल्स को जो आपको लाइट्स की रेज में से मिलती है। तो सिर्फ वो ही रिसीव कर सकता है, बाकी कोई सेल नहीं कर सकता है हमारी बॉडी का वो काम। तो उसके पास वो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है जो उसकी सेंस उसके साथ मैच होती है। सो दे हैव लाइट रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं उसको? लाइट रिसेप्टर। ओके, किसी के पास है साउंड रिसेप्टर, किसी के पास और रिसेप्टर है कोई जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए है, राइट। हिम्मतनगर તમારો માઇક ઓન થઈ ગયો। Okay, your tongue has some other type of receptor which is sensing the taste, and your skin is having another type of receptor which receives the signal of touch. तो वो जो रिसीव करने के लिए जो सिग्नल होता है दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर भी क्या है? प्रोटीन है। जो रिसीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिग्नल्स को, वो भी किसकी है? प्रोटीन की। एंड लास्ट में 6 नंबर, सम आर एक्टिंग लाइक हॉर्मोन, सम लाइक एक्टिंग एज हॉर्मोन। हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप्स के हॉर्मोन्स बनते हैं। वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। Few type of hormones, not all, few type of hormones are protein hormones. Few type of hormones are amino acid derivative hormone, and few types of hormones are lipid oriented, that is steroid hormone. But some are protein. तो प्रोटीन का ये रोल भी है as they are the regulator of metabolism. आपकी मेटाबॉलिज्म को, फिजियोलॉजी को वो रेगुलेट करते हैं, राइट। So some are acting as hormones. Say for example the insulin, जो डायबिटीज जिसको होती है, डायबिटीज, उसको इसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, सो उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, राइट, एज एन इंजेक्शन। तो वो एक प्रोटीन है, जो इंसुलिन है वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन हार्मोन है एक्चुअली, जो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। Okay, few are acting as an enzyme. Few नहीं, all enzymes are protein.
डू रिमेंबर फॉर दिस डे ऑनवर्ड्स, राइट। एक ही एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन नहीं है, बट वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो जितने एंजाइम्स हैं वो सभी एंजाइम्स प्रोटीन है, राइट। एंड एंजाइम जो है, एंजाइम वो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, राइट। तो आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोटीन के बगैर रेगुलेट नहीं हो सकती, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। ओके, फ्यू आर पिगमेंट्स। एक पिगमेंट जो आपको पता है, हीमोग्लोबिन, जो आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर एक जो सेल है आरबीसी, उसकी सरफेस के ऊपर होता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फाइन। एक दूसरा पिगमेंट है जिसको आप जानते हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की, जो प्लांट के लीव्स के अंदर, राइट, प्लांट्स के लीव्स के अंदर होता है, जिसको आप बोलते हो क्लोरोफिल, तो वो भी एक पिगमेंट है। तो पिगमेंट्स आर प्रोटीन्स। जितने भी पिगमेंट्स है, राइट, जितने भी पिगमेंट्स है इनटू द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, वो सब पिगमेंट प्रोटीन ही है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, ये जो पॉइंट खत्म होगा आपकी बुक के अंदर जो प्रोटीन खत्म होगा, उसके बाद के 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूं, राइट। इसके बाद होगा वो प्रोटीन के बाद आई थिंक न्यूक्लिक एसिड है, उसके पहले पॉलीसैकेराइड और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। ये दो छोटे छोटे पोर्शन स्किप करने के बाद आप देखें तो फिर से प्रोटीन आएगा। देखिए, फिर से प्रोटीन है, मिल गया। वंस अगेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करके है, राइट। तो मैं सीधा प्रोटीन है तो प्रोटीन को मैं जोड़ देता हूं, दोनों प्रोटीन के जो कंपोनेंट है वो दोनों को एक ही साथ में ले रहा हूं, तो बीच में से 2 पोर्शन को मैं स्किप करके 3rd पोर्शन में जा रहा हूं। अंडरस्टूड? ओके, ये एक पॉइंट रह गया, सॉरी, कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूरे एंटायर एनिमल किंगडम के बारे में अगर बात करें, सिर्फ एनिमल किंगडम, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन एनिमल किंगडम में है उसका नाम है कोलेजन। कोलेजन अभी आया था इसके पहले की स्लाइड में। इट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म के अंदर वो साइटोप्लाज्मिक स्केलेटल का कंपोनेंट है, राइट। तो ये एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। और अगर मैं एंटायर लिविंग वर्ल्ड की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन देखने को मिला है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एंटायर बायोस्फीयर, इसका नाम है रुबिस्को। पूरा नाम बोले तो रुबिस्को का रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेस, बस उतना छोटा सा नाम, राइट। आई रिपीट, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेस, बस इतना छोटा सा नाम है। आएगा आगे, राइट, आगे आने वाला है, डोंट वरी। कुछ भी छूटने वाला नहीं है, आपके पल्ले से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आप ट्रैप हो चुके हो एक सिस्टम के अंदर, राइट। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है आपके पास, डोंट वरी, ये सब आने वाला है। फोटोसिंथेसिस जब आएगा, आपका चैप्टर नंबर 12 and 13, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये सब उसमें आने वाला है। ये सब उसके बाद में लेटर ऑन डिस्कशन होने वाला है। ये सिर्फ आपको दिया गया है कि ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ, उसका यूज आगे आने वाला है, सब आगे आने वाला है, राइट। सो आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर द फर्दर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये छोटी सी डिस्कशन मैंने इसके पहले के लेक्चर में भी की थी। देयर आर 4 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो ये पॉइंट अपना जो है वो थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल सकता है बिकॉज बैकग्राउंड इज ऑलरेडी
क्लियर? ओके, जब मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी प्रोटीन की, सो इट इज अ स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द प्रोटीन, उसके स्ट्रक्चर का टाइप है वो, राइट? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसको बोलूंगा? इट इज सिंपल चेन, इट इज अ सिंपल चेन विच इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय राइबोसोम, जो राइबोसोम से बनी है, अभी ट्रांसलेट हुई है और सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड है, उसको मैं बोलता हूं प्राइमरी प्रोटीन, राइट? सो इट इज जस्ट freshly prepared linear sequence, right? It describes the sequence of the amino acid, just amino acid का simple sequence है वो, right? So that is positional information in a protein. Positional information का मतलब क्या है कि फर्स्ट नंबर का एमिनो एसिड ये है, सेकंड नंबर का ये है, थर्ड नंबर का ये है, सो सीक्वेंस दिखाता है वो आपको। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट? सो इट इज अ स्ट्रेट चेन, लीनियर चेन। ओके, अगर मैं बात करता हूं, ये ऐसी एक चेन है, ये डायग्राम पहले भी आई है, दिस डायग्राम वाज अर्लियर गिवन एज वेल, आगे आई थी, राइट? अगर मैं इसको ऐसे खोल के स्ट्रक्चर को देखूं, सो से फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ, दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, ये फर्स्ट नंबर का अमाइनो एसिड है, ये दूसरे नंबर का अमाइनो एसिड है, ये तीसरे नंबर का अमाइनो एसिड है, ये चौथे नंबर का अमाइनो एसिड है, से फॉर एग्जांपल ये लास्ट नंबर का अमाइनो एसिड। तो ये है अमाइनो एसिड नंबर 1, उसके साथ जुड़ा है ये अमाइनो एसिड नंबर 2, इसके साथ जुड़ा है ये अमाइनो एसिड नंबर 3, उसके साथ जुड़ा है ये अमाइनो एसिड नंबर 4। तो 1 से शुरू हो रहा है, 4th पे ये खत्म हो रहा है, राइट? तो अगर आपको भूल से पता है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, तो वहां पे आपने एक एंड पे अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप डाला था और उसके ऑपोजिट एंड में आपने डाला था COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, राइट? सो फर्स्ट नंबर का जो अमाइनो एसिड है उसका ये जो एंड है, ये एंड यहां पे अमोनिया है, अमोनिया कैरिंग NH2, और अगर ये चार्ज है तो NH3 प्लस, से फॉर एग्जांपल इफ इट इज चार्ज्ड, राइट? तो इसके अंदर के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। तो ये जो छेड़ा है, ये जो टर्मिनस है, ये जो टर्मिनल पार्ट है, इसको मैं बोलता हूं एन टर्मिनल। एन टर्मिनल इसलिए बोलता हूं कि इस साइड पे अमोनिया है जो नाइट्रोजन से बना है, इसलिए इस टर्मिनस को बोलूंगा मैं एन टर्मिनस। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पे, मैं बुमराह की तरह बॉलिंग नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी, मैं यहां पे इस छेड़े पे आया, सेकंड एंड, दूसरा टर्मिनल है, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH कैरिंग द कार्बन, राइट? वहां पे कार्बन है, इसलिए वो टर्मिनस को बोलूंगा, वो छेड़े को बोलूंगा सी टर्मिनस। तो जब मैं प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसके पास 2 एंड है, एक एंड है नाइट्रोजन बिकॉज इट इज कैरिंग द अमीनो ग्रुप, दूसरा टर्मिनस है वो सी टर्मिनस है बिकॉज इट इज हैविंग द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट? सो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। So that's the only feature they are given with the primary protein. लेफ्ट एंड जो है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड का एन टर्मिनस है, राइट एंड है जो लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं सी टर्मिनस। रेडी? थम्स अप, राइट? ओके, अब उसके ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो प्राइमरी में से सेकेंडरी बनाना है मुझे। प्राइमरी में से सेकेंडरी कैसे बनता है उसकी बात है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर देखिए, ये अपना पुराना डायग्राम, ये उसमें से मुझे 2 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं उसमें से, राइट? कैसे बनेंगे? लेट अस डिस्कस। से फॉर एग्जांपल दिस इज प्राइमरी प्रोटीन, से फॉर एग्जांपल, राइट? अगर ये उसके मॉलिक्यूल्स है ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो इसको मैं 2 तरीके से ढाल सकता हूं। एक,
इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, लाइक दिस। स्पाइरल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, स्पाइरल अरेंजमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल अरेंजमेंट, राइट। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये, अगर ज्यादा लंबा है, ये स्ट्रक्चर अगर ज्यादा लंबा है तो से फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे करूंगा, लाइक दिस। दिस वे, ऐसा होगा, शीट प्लेट होगी, ऐसे ऐसे प्लेट्स होगी, ये उसका माइक्रो स्ट्रक्चर है, ये उसका माइक्रो स्ट्रक्चर है। तो या तो ऐसा स्पाइरल स्ट्रक्चर बनेगा, या तो ऐसी शीट या तो प्लेट स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो प्रोटीन में से प्रोसेस होके ये दो टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है। प्राइमरी में से उसका जो मॉडिफिकेशन होता है, इट कैन बी दिस वे इनटू द टू फॉर्मेट्स, ये दो फॉर्मेट बन सकते हैं उसमें से, एज आई डिस्क्राइब। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्प्रिंग जैसा स्पाइरल है, और ये जो है वो अपने पेपर जैसा, शीट जैसा है। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर इसमें से बन सकते हैं। तो अगर ऐसा दो स्ट्रक्चर बना तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट। ओके, अब से फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ये वन डायरेक्शनल है, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब मैं ये एक और एक दो लाइन करता, ये 2 डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब मैं इसको बोलूंगा कि इसमें से मैंने कर दिया है एक शेप, स्क्वायर, तो ये भी 2D स्ट्रक्चर है। अगर ये लाइन है तो ये 1D स्ट्रक्चर है, वन डायमेंशनल। अगर ये है तो 2 डायमेंशनल। इसी में से अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं और इसको ऐसे कर दूं तो ये बन गया 3D स्ट्रक्चर। बना है इसी में से इसको बनाया, इसी में से इसको बनाया, तो ये बन गया 3D स्ट्रक्चर। तो सेम वे अगर मैं बात करूं, ये है प्राइमरी प्रोटीन, लीनियर है। ये है सेकेंडरी प्रोटीन, वाली शीट बनाई ना हमने अभी, शीट। ये प्राइमरी प्रोटीन में से सेकेंडरी प्रोटीन बनाया। अब ये जो पेपर की शीट है उसको जो सीधी रखूंगा, उसकी जगह पे मैंने उसको ऐसे करके डुच्चा वार दिया। क्या वार दिया? डुच्चा वार दिया। अगर डुच्चा वार दूं तो वो बन जाएगा 3D स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा? 3D स्ट्रक्चर। बहुत लॉन्ग पॉलीमर है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर डुच्चा वारना ऐसा तो लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, डुच्चा वारना ऐसा नहीं लिखना है। उसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंस्ड फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म है, राइट। तो एग्जाम के अंदर या टेक्निकल लैंग्वेज में मैं उसको बोलता हूं कंडेंस्ड किया। बहुत लंबी चेन है प्रोटीन की, उसको मुझे बहुत ही छोटी सी जगह में फिट करना है, तो मुझे उसको कंडेंस करना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा। तो कंडेंस होने से उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3D हो जाएगा। अगर 3D हो गया तो उसको मैं बोलूंगा टर्शरी प्रोटीन, राइट। दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू थिंक अबाउट दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर विच इज one dimensional, secondary structure 2 dimensional, tertiary and quaternary are 3D, both are 3D। तो ये 2 dimensional structure बना है अपने लिए। Fine. Here one or more polypeptide chains are folded in the form of helix। ये helix हुआ, ये helix हुआ, right? Okay, it has only right-handed helix, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। अगर हेलिक्स बनता है, हेलिक्स मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो हेलिक्स बनता है तो वो ओनली टेक टर्न राइट साइड ही टर्न लेगा और लेफ्ट साइड नहीं बनेगा, राइट।
वो सिर्फ और सिर्फ राइट साइड टर्न ही लेगा, लेफ्ट हैंड साइड टर्न नहीं लेता है। अगर राइट साइड टर्न लेता है तो उसको मुझे बोलना पड़ेगा अल्फा हेलिक्स, राइट, इट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। जब वो राइट साइड टर्न लेता है तो अल्फा हेलिक्स है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेगा तो बीटा, बट बीटा हेलिक्स यहां पे नहीं है। प्रोटीन कैन नॉट मेक बीटा हेलिक्स, डू रिमेंबर दिस, राइट। ओके, अब बात करता हूं शीट्स की। ये जो प्लेट या तो शीट्स बनती है, उसका जो फोल्डिंग होता है वो कभी राइट साइड नहीं होगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड ही होगा। तो जो प्लेट स्ट्रक्चर बनेगा सेकेंडरी प्रोटीन का, वो ऑलवेज बीटा शीट होगी, बीटा प्लेटेड शीट ऐसा लिखा होगा इफ यू सी योर पिक्चर। तो वो बीटा ही क्यों है? बिकॉज वो जब शीट बेंड होगी, वो शीट का बेंडिंग लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसलिए वो बीटा शीट है। और वो हेलिक्स है, वो राइट साइड टर्न लेता है, इसलिए वो अल्फा हेलिक्स है। डू रिमेंबर दिस केयरफुली, उसका अपना खुद का एक मीनिंग है, राइट। Okay, so first example what they have shared is helical structure. Helical structure are always right side handed folded. Okay, ऐसे प्रोटीन्स 2 या 3 जो यहां पे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिए गए हैं, एक है केराटिन प्रोटीन, एक का नाम है केराटिन प्रोटीन, वेरी कॉमन प्रोटीन है, राइट। और हमने शायद सब ने उसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही है, एट द लास्ट एडवर्टाइजमेंट में सुना है, शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट में आता है केराटिन ट्रीटमेंट लाइक दैट, राइट। सो केराटिन बालों के अंदर होता है। केराटिन आपकी स्किन के ऊपर का लेयर है, आपकी स्किन के ऊपर का लेयर केराटिन का है, राइट। आपके बाल केराटिन से बने हैं। जो प्रोटीन आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाता है वो केराटिन है स्किन के ऊपर। सो केराटिन, दैट प्रोटीन, केराटिन का जो फाइबर है वो ये अल्फा हेलिकल फाइबर है, राइट। ओके, दूसरा है फाइब्रियोन जो सिल्क प्रोटीन है। अब वो जो फाइब्रियोन प्रोटीन है, सिल्क प्रोटीन है, वो ये सा होता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। दोनों को एग्जाम्पलीफाई मैंने आगे किया है, दोनों के एग्जाम्पल मैंने आगे लिखे हैं, ड्रॉ किया है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, आपका हेयर जो है उसको एनलार्ज किया और उसका भी सेक्शन लिया तो अंदर से ऐसे फाइबर निकलते हैं। ये जो फाइबर है, राइट, ये जो फाइबर है ये केराटिन के फाइबर है और ये स्पाइरल है, अल्फा हेलिकल स्पाइरल है, राइट। ओके, इस साइड में आता हूं तो दैट गिव्स मी आइडिया अबाउट द सिल्क प्रोटीन। सिल्क एक स्पेशलाइज्ड मोथ होता है, कीड़ा होता है, राइट। और वो एक स्पेशलाइज्ड फाइबर्स को जनरेट करता है जिसको बोलेंगे हम सिल्क प्रोटीन। अब ये उसकी बॉडी का सरफेस का ट्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है। उसकी बॉडी के सरफेस के होल में से ये फाइबर्स निकल रहे हैं, यहां से ऐसे। ये जो फाइबर है वो सिल्क प्रोटीन के फाइबर है, सिल्क प्रोटीन के फाइबर है। अगर उसको खोल के अगर उसका स्ट्रक्चर देखे तो ऐसा स्ट्रक्चर है उसका, ये स्ट्रक्चर उसका है, राइट। अब ये प्लेटेड स्ट्रक्चर क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। व्हाई इट इज प्लेटेड लाइक दैट, इट इज प्लेटेड लाइक दिस, जो ऐसे है उसके प्लेट्स, ये ऐसे। सो ये बीटा शीट है। सो ये जो एग्जाम्पल है वो बीटा शीट का है और ये जो एग्जाम्पल है वो अल्फा हेलिक्स का है। दोनों का एक एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है आपको। फाइन, नाउ कम्स द टर्शरी प्रोटीन। मैंने बोला था आपको कि अगर एक बहुत ही लंबी चेन है पॉलीपेप्टाइड की, बहुत ही ज्यादा लंबी चेन है पॉलीपेप्टाइड की, और उसको मुझे कम जगह पे रखना है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, राइट। तो उसको मुझे कंडेंस्ड करना पड़ेगा, वो कागड़ का डुच्चा मारना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई हैव गिवन एज एन एग्जांपल।
राइट। सो वो लंबी प्लेट है मगर उसको मुझे ऐसे कंडेंस्ड फॉर्मेट के अंदर रखना है, तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसे टर्शरी प्रोटीन का बन जाएगा। सो ये सेकेंडरी प्रोटीन है। से फॉर एग्जांपल देखो ये अल्फा हेलिक्स है और ये शीट है, ये शीट है प्लेट और ये अल्फा हेलिक्स है, एक हेलिक्स है एक शीट है। दोनों को एकदम क्लोजली मैंने कॉम्पैक्टली पैक कर दिया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना 2 डायमेंशनल में से, उसको मैं बोलूंगा टर्शरी प्रोटीन, राइट। अब उसका खुद का एक वैल्यू है, वो ऐसे ही मजा आए इसलिए नहीं बना है, राइट। वो उसको बस टाइम पर, हम नहीं वो गार्डन में बैठे होते हैं, से फॉर एग्जांपल लॉन के ऊपर बैठे तो कोई एक्टिविटी नहीं है तो क्या करेंगे पता है, वो ग्रास के मॉलिक्यूल होते हैं, ग्रास के वो लीव्स, उसको तोड़ेंगे, ऐसे वो तोड़ते जाएंगे बैठे बैठे। तो इसके लिए ये नहीं बना है, इसकी एक एक्टिविटी है इसके लिए बना है। वो फ्री हम बैठे और टाइम पास कर रहे हैं इसलिए नहीं बने, राइट। सो टर्शरी प्रोटीन क्यों बनते हैं, उसकी एक वैल्यू है, टर्शरी प्रोटीन की खुद की एक वैल्यू है। देखिए मैंने अभी एक चीज समझाई थी मैंने आपको, इसके लिए मुझे कहां तक जाना पड़ेगा मुझे याद नहीं है, यहां तक जाना पड़ेगा। यहां पे हमने एक मैटर को क्लैरिफाई किया था और ये थी मेटाबॉलिज्म। एक चीज जो हमने सीखी है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करता है, एंजाइम्स। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करेगा, एंजाइम्स। फिर से एक बार बोल रहा हूं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कौन करेगा, एंजाइम। एंजाइम है तो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है तो सेल है। जो मेटाबॉलिज्म है तो सेल लिविंग है, आप लिविंग हो क्योंकि आपके अंदर एंजाइम काम कर रहे हैं। तो एंजाइम का इंपॉर्टेंस आपके एग्जिस्टेंस के साथ स्ट्रेट वे कनेक्ट हुआ है। अगर एंजाइम है तो ही आपका जिसको बोलते हैं ना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वो मेंटेन रहता है। ओके, सो एंजाइम, मैं वहां पे गया था एंजाइम को समझाने के लिए। एंजाइम आर टर्शरी प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन। तो टर्शरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, मेटाबॉलिज्म या लाइफ प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टर्शरी प्रोटीन, टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। सो हियर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड, हेलिकल चेन आर फर्दर फोल्डेड, फोल्डिंग करके एक होलो वुलन बॉल के जैसा 3D स्ट्रक्चर बना दिया, वुलन बॉल के जैसा एक 3D स्ट्रक्चर बना दिया। So it gives it 3D view and it is necessary for many biological activity. Biological activity वर्ड दिया है आपके बुक के अंदर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जिसको मैंने अभी समझाया है मेटाबॉलिज्म, राइट। सो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अगर मैं मेटाबॉलिज्म बोलूं या मैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। ओके, देयर आर 2 एग्जांपल्स शेयर्ड हियर। 2 एग्जांपल शेयर किए हैं टर्शरी जो प्रोटीन है उसके। पहला जो एग्जांपल दिया गया है उसका नाम है मायोग्लोबिन, राइट। पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है उसका नाम है मायोग्लोबिन एंड दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है एंजाइम। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल के नाम दिए। एंजाइम तो मैंने समझाया, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने समझाई, बट दूसरा जो है मायोग्लोबिन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। अब हीमोग्लोबिन के बारे में हमें शायद पता भी हो, लेकिन मायोग्लोबिन हमारे लिए शायद नया हो सकता है, राइट। ओके, यहां पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। दिस इज द 3D प्रोटीन, ये 3D प्रोटीन है, ये पूरा सिंगल पॉलीपेप्टाइड है।
जिसके बीच में यहां पे एक हिम नाम का मॉलिक्यूल है, हिम, आयरन, Fe, उससे बना है हिम मॉलिक्यूल, ये है यहां पे। ये पॉलीपेप्टाइड जिसके पास हिम है, और ये हिम पॉलीपेप्टाइड, हिम वाला पॉलीपेप्टाइड, उसमें हिम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, उसके साथ वो रिएक्शन करके अट्रैक्ट करके ज्वाइंट हो सकता है। ऑक्सीजनेटेड जो होना है, उसको ऑक्सीजनेटेड जो होना है उसके लिए हो ये इट मींस वो ऑक्सीजन को पकड़ के अपने पास रख सकता है, राइट? ओके, अब ऐसा एक नहीं, 4 पॉलीपेप्टाइड, कितना? 4 पॉलीपेप्टाइड, सेम टू सेम पॉलीपेप्टाइड, लेकिन कितने? 4 एक साथ इकट्ठा हुए, 4 एक साथ जुड़े, तो उसको मैं बोलता हूं हीमोग्लोबिन, राइट? वो हीमोग्लोबिन है। लेकिन अगर सिंगल है ना, तो उसको मैं बोलूंगा मायोग्लोबिन। अगर वो सिंगल है पॉलीपेप्टाइड तो वो मायोग्लोबिन है, अगर 4 साथ में है तो वो हीमोग्लोबिन है, उतना फर्क है। अब इसका नाम मायोग्लोबिन क्यों पड़ा, उसके पीछे भी हिस्ट्री है। मायो वर्ड लगता है रिलेटेड टू योर मसल्स, मस्कुलर स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर को मायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो होता है, ये प्रोटीन, ये आपके मसल्स, स्पेशली योर लिम्ब मसल के अंदर होता है। लिम्ब्स के अंदर ये जो मसल्स होते हैं, हाथ या पैर के अंदर, वो मसल्स का नाम है स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल, वो स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर होते हैं, और वो ऑक्सीजन का स्टोरेज करके रखते हैं उसके अंदर, राइट? वो उसके अंदर ऑक्सीजन का स्टोरेज करके रखते हैं, अंडरस्टूड? सो उसका रोल है ये उसके लिए, तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो ऑक्सीजन का स्टोरेज करने का काम करती है, फाइन? सो दैट इज हाउ इट इज गिवन। सो उसका एक ओन वैल्यू है। ओके, मेरा एक काम आसान ये हो गया कि क्वाटरनरी प्रोटीन जो है, क्वाटरनरी प्रोटीन, वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है टर्शरी प्रोटीन के अंदर ही, राइट? जब एक या ज्यादा पॉलीपेप्टाइड एक के साथ बाउंड होते हैं, एक से ज्यादा मींस 2, 3, 4 पॉलीपेप्टाइड, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है या टर्शरी स्ट्रक्चर है? अगर वो कंबाइन होके बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको मैं बोलता हूं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, राइट? क्या बोलता हूं मैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो एक एग्जांपल जो यहां पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का दिया गया है, वो है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, रेडी? तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड है, वो हमने अभी बात की। कितने हैं? 4। देखिए यहां पे है, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा। ऐसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके पास। उसमें से 2 चेन का नाम है अल्फा चेन और 2 चेन का नाम है बीटा चेन, राइट? 2 चेन का नाम है अल्फा चेन और 2 चेन का नाम है बीटा चेन। ऐसे टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो उसके पास होते हैं। ओके, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है। वो किसका ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है? रेस्पिरेटरी गैसेस का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, दैट मॉलिक्यूल इज दैट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइन? तो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल डेफिनेशन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर, राइट? तो टर्शरी स्ट्रक्चर का एक दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं, so here more than one polypeptide chain form tertiary structure and each chain functions as subunit of protein. subunit એટલે पूरा स्ट्रक्चर का सब पार्टिकल बन जाता है, तो वो ज्वाइंट होते हैं। तो एक पॉलीपेप्टाइड बनी, दूसरी पॉलीपेप्टाइड बनी, और वो ज्वाइन हो गए, तो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर बन गया।
तो ये एक उसका सब पार्ट है, ये उसका सब पार्ट है और ये उसका सब पार्ट है, तो तब वो बनता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. सो हियर यू हैव मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट? यू हैव more than one polypeptide chain. All are 3D, 3-dimensional बन चुकी है. Okay, hemoglobin is an example which contains two types of polypeptide. दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड है और दो जो है वो बीटा पॉलीपेप्टाइड है. So total 4 पॉलीपेप्टाइड्स उसके अंदर है. Right, so this is the final example of the quaternary protein. सो प्राइमरी में से आप बनाएंगे दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आइदर बीटा प्लेट शीट और अल्फा हेलिक्स. उसी का कंडेंस फॉर्म बनेगा सिंगल स्ट्रक्चर. अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइड है तो टर्शरी, और कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन देन वो बन गया क्वाटर्नरी. तो प्राइमरी में से बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी में से बनेगा टर्शरी और टर्शरी में से बनेगा क्वाटर्नरी. So this is structural level of the organization of the protein. प्रोटीन का स्ट्रक्चर सबसे लीनियर सिंगल चेन है तो वो है प्राइमरी, राइट? उसके बाद कोइल बनी सेकेंडरी, उसके बाद 3D बना टर्शरी, मोर देन वन बना तो क्वाटर्नरी हो गया. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर अबाउट द प्रोटीन. प्रोटीन के दोनों कंपोनेंट मैंने ले लिया, व्हाट इज प्रोटीन वो भी ले लिया और उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो भी ले लिया. फाइन. अब बात आती है कि प्रोटीन के बाद अपने को जो नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल को स्टडी करना है, राइट, वो है पॉलीसेकेराइड. सो मैंने बोला था कि आपको 2 पॉइंट में काट के थर्ड पॉइंट पे जा रहा हूं, तो वापस आ जाइए क्योंकि अभी हम वापस पॉलीसेकेराइड में आ रहे हैं, राइट? वी आर स्टार्टिंग विथ द पॉलीसेकेराइड नाउ. ऑलराइट. जब हमने ये बात की थी कि मोनोमर, उसमें से डाइमर बनेंगे और उसमें से पॉलीमर बनते हैं, राइट? ओके. अगर मैं बात करूं नंबर 1 अमाइनो एसिड की, तो एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइंट होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा डाइमर का, उसको मैंने बोला था डाइपेप्टाइड. उसका नाम था डाइपेप्टाइड. और उसका जब पॉलीमर बना था तो पॉलीमर स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया था आइदर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन. सो देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स which are joined with the peptide bond, और जो पॉलीमर बना उसको मैंने नाम दिया है प्रोटीन. सो डाइमर डाइपेप्टाइड है और पॉलीमर पॉलीपेप्टाइड है. अब मैं सेकंड नंबर की जो बात कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं यहां पे पॉलीसेकेराइड की. जिसको कॉमनली मैं बोलता हूं कार्बोहाइड्रेट. सो इन द अदर वर्ड, केमिकली अगर मैं बोलूंगा पॉलीसेकेराइड तो कॉमन लैंग्वेज में मैं उसको बोलता हूं कार्बोहाइड्रेट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स नाउ, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स नाउ. ओके. कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है उसका नाम है मोनोसेकेराइड. मोनोसेकेराइड, बट कॉमनली हम उसको प्यार से बोलते हैं शुगर, राइट? दे आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स. दे आर कॉल्ड शुगर. ओके.
अगर उसका डाइमर बनता है तो उसको बोलेंगे हम डाइसैकेराइड, उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। फाइन। जब हमने माइक्रोमोलिक्यूल स्टडी किया था, माइक्रोमोलिक्यूल 4 टाइप के, राइट, 4 टाइप के माइक्रोमोलिक्यूल स्टडी किए थे हमने। फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल जिसका नाम है अमाइनो एसिड। सेकंड टाइप जो माइक्रोमोलिक्यूल हमने स्टडी किया है उसका नाम है लिपिड। थर्ड जिसको हमने स्टडी किया था उसका नाम था शुगर्स, राइट। एंड फोर्थ जिसका हमने स्टडी किया था वो थे नाइट्रोजन बेसेस। तो थर्ड वाला जो है शुगर, उसको हमने जब एक्सप्लेन किया था 2 ही एग्जाम्पल हमने स्टडी किए थे, ओनली 2 एग्जाम्पल्स, राइट। एक था पेंटोज दैट इज राइबोज शुगर, और एक था हेक्सोज जिसका नाम था ग्लूकोज, राइट। सो एक ग्लूकोज और एक राइबोज, 2 ही मॉलिक्यूल को हमने, 2 ही टाइप की शुगर को हमने कंसिडर किया है यहां पे इस चैप्टर के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही टाइप की शुगर है। शुगर का क्लासिफिकेशन बहुत ही बड़ा है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ शुगर्स। 3 कार्बन वाली है ट्रायोज शुगर बोलते हैं उसको, राइट। 5 कार्बन वाली है उसको पेंटोज शुगर बोलते हैं, और 6 कार्बन वाली है उसको हम हेक्सोज शुगर बोलते हैं, राइट। हमने 5 कार्बन वाली एक देखी है जिसका नाम है राइबोज, और 6 कार्बन वाली एक देखी है जिसका नाम है ग्लूकोज। बट जितने भी अबोव ऑल जितने भी शुगर्स है, उस शुगर का मेन हीरो जो है उसका नाम ग्लूकोज है, जो हेक्सोज शुगर है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूं, दे मेनली आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। मेनली वो ग्लूकोज से बने हैं। सो ग्लूकोज इज कंसिडर्ड टू बी हीरो ऑफ शुगर। आज से हम याद रख लेंगे इस चीज को। ग्लूकोज इज द मेन टाइप ऑफ शुगर, बिकॉज जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें से मेजोरिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। मेजोरिटी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर एक टाइप का, मैं ऐसा बोल रहा हूं मेजोरिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज। रेडी, राइट। सो मेजोरिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर कंसिस्टिंग ग्लूकोज। सो मेजोरिटी ऑफ डाइसैकेराइड आल्सो इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को सेंटर में रख के हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड के फॉर्मेशन की। मे बी ये पार्ट आपकी बुक में हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको यहां पे रख रहा हूं आपके सामने। ओके, डाइसैकेराइड की बात कर रहा हूं। आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट डाइसैकेराइड, नॉट पॉलीसैकेराइड। अभी मैं कार्बोहाइड्रेट्स की या तो पॉलीसैकेराइड की बात पहले बाद में करूंगा, मैं डाइसैकेराइड की बात कर रहा हूं, जहां पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आइदर ग्लूकोज के साथ ज्वाइंट होगा या तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइंट होगा, राइट। तो ग्लूकोज को मैं सेंटर में रखूंगा। 3 उसके टाइप है, 3 उसके टाइप है। तो ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप। सो यहां पे आ गया ग्लूकोज, ये रहा ग्लूकोज, और ये रहा ग्लूकोज। इसका कॉम्बिनेशन अगर ग्लूकोज के साथ होता है, दूसरे ग्लूकोज के साथ या गैलेक्टोज के साथ या तो फ्रुक्टोज के साथ, 3 में से कोई भी मॉलिक्यूल के साथ होगा, तब जो डाइसैकेराइड बनेगा उसका नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके सामने। अगर ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ज्वाइंट होके डाइसैकेराइड बनाता है, उसका नाम है माल्टोज। माल्टोज, MALTOS, माल्टोज। ग्लूकोज अगर गैलेक्टोज के साथ डाइसैकेराइड बनाता है, उसका नाम है लेक्टोज, लेक्टोज, राइट। और ग्लूकोज अगर फ्रुक्टोज के साथ
कॉम्बिनेशन करके डाइसैकेराइड बनाता है, देन इट इज कॉल्ड सुक्रोज। सुक्रोज। ओके, माल्टोज इज फाउंड इन माल्ट, MALT, माल्ट, इसलिए उसको माल्टोज बोला है। माल्ट का मतलब है धान्य, धान्य दैट इज ग्रेन, तो वो ग्रेन का कंपोनेंट है, ग्रेन का कंपोनेंट है वो, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्यार से माल्ट शुगर। इसका नाम है माल्ट शुगर। रेडी? माल्ट शुगर मतलब माल्टोज, जिसका कॉम्बिनेशन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से वो बनता है। लेक्टोज काफी सारी टाइम आने वाला है इन फ्यूचर। बायोलॉजी के अंदर लेक्टोज बहुत ही कॉमन पार्टिकल है जो आने वाला है, बार बार आने वाला है, राइट? एक ऑर्गेनिज्म का नाम आपने सुना होगा शायद, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किसने सुना है नाम? या तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या तो लैक्टोबैसिलस। ओके, ये जो नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो इसीलिए है, ओके, यू कैन पुट डाउन योर हेड। ओके, लैक्टोज को वो खाता है, लैक्टोज को वो खाता है और उसका मॉडिफिकेशन करता है एक स्पेशलाइज्ड एसिड के अंदर, जिसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड। लैक्टोज में से वो एसिड बनता है, इसलिए लैक्टिक एसिड बोलते हैं हम उसको। अंडरस्टूड? सो इट इज एसोसिएटेड मेनी वे विथ यू। तो ये माल्टोज कहां पे होता है, लैक्टोज कहां पे होता है, सुक्रोज कहां पे होता है, उसके ऊपर से उसका नाम बना है। देखिए, माल्ट शुगर है, नाम क्यों पड़ा? बिकॉज वो माल्टोज है। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, इसलिए वो क्या है? लैक्टोज। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क में होते हैं, मिल्क में, वो हमें पता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध के अंदर होते हैं, मिल्क के अंदर, इसलिए ये लैक्टोज जो है वो दूध के अंदर होता है, उसी को वो कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, इसलिए दूध बिगड़ के दही बन जाता है। सो दैट्स व्हाट माल्टोज, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क शुगर, क्योंकि वो दूध के अंदर होती है, मिल्क शुगर है लैक्टोज। और ये जो थर्ड शुगर है सुक्रोज, ये यूजुअली हर एक प्लांट के अंदर होती है सुक्रोज, हर एक प्लांट के अंदर, बट लार्ज क्वांटिटी के अंदर वो स्टोर होती है फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट जूस जो निकलता है उसमें ये लार्जेस्ट होती है सुक्रोज, राइट? तो इसलिए उसको हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। यूजुअली क्या होता है, फ्रूट जब अनराइपन होते हैं, अनराइपन मींस कच्चे होते हैं, तो उसका कोई शायद या तो स्वाद नहीं होता है, या कड़वा होता है, या खट्टा होता है, लाइक दोस काइंड ऑफ टेस्ट। तो उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जब वो कच्चा होता है तब। ये उसकी डिफेंस टेक्निक है, राइट? ताकि वो कोई दूसरा एनिमल उसको खाए नहीं, अनलाइकली हो जाए खाने के लिए। इसलिए उसका वो एडेप्टेशन है कि जब वो कच्चा होता है या तो खट्टा होता है, या कड़वा होता है, या तो बेस्वाद होता है। बट जब वो पकता है तब वही ऑर्गेनिक एसिड जो आइदर कड़वा है या तो खट्टा है, इट विल टर्न इनटू दिस शुगर। ये जो बनता है शुगर वो ये है फ्रूट शुगर। अंडरस्टूड नाउ? तो इसलिए उसको बोलते हैं फ्रूट शुगर। तो वो जो शुगर में कन्वर्ट होगा, दैट शुगर विल बी फ्रूट शुगर, एंड वो है सुक्रोज, जो फ्रूट के अंदर, राइपन फ्रूट के अंदर जो स्वीटनेस होती है वही सुक्रोज की होती है, राइट? तो पहले मोनोमर है जो शुगर है, शुगर के दो मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो गए तो उसको बोलेंगे हम डाइसैकेराइड। ये 3 डाइसैकेराइड हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर और शुगर हो जाएंगे ऐड, देन इट विल फॉर्म पॉलीसैकेराइड। अब जो पॉलीसैकेराइड है उसको मैं बोलूंगा कार्बोहाइड्रेट्स। अब कॉमनली जो भी हमारे बॉडी के अंदर, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कॉमनली फाउंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसके एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं। वो ये है 4। ओके, पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? या तो पॉलीमर ऑफ शुगर है, वो क्या है?
पॉलीमर ऑफ शुगर, जो हमने अभी देखा, दे आर द पॉलीमर ऑफ शुगर, जिसको बोलते हैं मींस शुगर को बोलते हैं मोनोसेकेराइड। शुगर आर मोनोसेकेराइड, उसका जब पॉलीमराइजेशन होगा तो होगा पॉलीसेकेराइड, राइट। वो पॉलीसेकेराइड के 4 एग्जाम्पल यहां पे शेयर किए हैं, 4 एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर शेयर्ड है। एग्जाम्पल नंबर 1 का नाम है स्टार्च। स्टार्च इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब स्टार्च हमें पता है क्या है, या प्लांट के अंदर ग्लूकोज जो बनता है उसका जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च के स्वरूप में होता है, वी नो इट। तो प्लांट में ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्मेट है, उसको हम बोलेंगे स्टार्च, राइट। ओके, यहां पे लिखा है इट इज होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखा है? होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। देखिए नया वर्ड आया हमारे लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया अब ये। व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलीमर स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटीन, जब हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझा, सबसे पहले जब हमने प्रोटीन की बात की, जब व्हाइट कलर विजिबल नहीं, सॉरी, व्हाइट कलर इज नॉट विजिबल, व्हाइट कलर इज नॉट विजिबल, येलो इज नॉट विजिबल। ओके, होमोपॉलीमर के बारे में बात कर रहा हूं अभी, राइट। ओके, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर, देयर आर 2 वर्ड्स। जब मैंने प्रोटीन की बात की थी, प्रोटीन, उसका सबसे पहला स्टेटमेंट यह था कि प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर याद है तो की बात है, नहीं याद है देख लेना कर जाके। तब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये हेटेरोपॉलीमर क्यों लिखा है, व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर, राइट। एंड आप में से ही शायद किसी ने आंसर दिया था कि बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो अमाइनो एसिड है वो सिंगल नहीं है, 20 डिफरेंट टाइप्स के हैं, राइट। अमाइनो एसिड है वो सिंगल टाइप के नहीं है। जिस हिसाब से आर ग्रुप अलग है, उस हिसाब से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, सिंपल। तो 20 डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में से उसका पॉलीमराइजेशन हुआ है, इसलिए मैंने उसको हेटेरोपॉलीमर बोला है, राइट। अब यहां पे जो वर्ड है वो है होमोपॉलीमर। तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट मीनिंग को आप ले सकते हो कि अगर कोई पॉलीमर एक ही सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल से बना है, मोनोमर इज सेम, तो उसको मैं बोलूंगा होमोपॉलीमर, राइट। तो यहां पे जो सिंगल मोनोमर है वो क्या है, देखिए, ग्लूकोज। मींस स्टार्च में सिर्फ ग्लूकोज ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ओनली 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज, 5 ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन है, दूसरा कुछ नहीं है स्टार्च के अंदर। अंडरस्टूड? ओके, सेकंड में बात करता हूं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज ये सेकंड नंबर का है अपने पास। अब ये भी सेम टू सेम होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सो इट मींस इसमें भी ग्लूकोज के सिवा कुछ नहीं है, राइट। तीसरा में देखो ग्लाइकोजन, अगेन होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग है। एक स्टार्च है, एक सेल्यूलोज है, एक ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज कहां पे होता है? प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है। प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है। ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज जो होता है वो ग्लाइकोजन के स्वरूप में होता है, दैट वी नो, राइट। सो ग्लाइकोजन इज डिफरेंट, सेल्यूलोज इज डिफरेंट, स्टार्च इज डिफरेंट, बट फिर भी सब में एक कॉमन है, दे आर होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमराइजेशन सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ही है उसमें। तो अब ये 1, 2 और 3, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो स्टार्च का है। ये स्टार्च है, ये स्टार्च है पूरा। तो स्टार्च में आप देखिए कोइल बनी है,
स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर है, तो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर स्टार्च के अंदर है, राइट। ओके, दूसरा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए, देखिए ऐसी नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी पॉलीमर ही है बट यहां पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना है इसे। अब ये हो गया सेल्यूलोज। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग हुई है इसकी। सो अरेंजमेंट में फर्क है, तीनों के अरेंजमेंट में फर्क है, इसलिए तीनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग है। सो दैट वी आर सपोज टू रिमेंबर, राइट। भले ही तीनों ग्लूकोज में से ही बने हैं, भले ही तीनों ग्लूकोज के ही होमोपॉलीमर है, बट तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अंडरस्टूड? अब फोर्थ नंबर जिसका नाम है इन्यूलिन। इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। आई रिपीट, इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। ये इन्यूलिन है जो कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन प्रोटीन था, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये पाया जाता है स्वीट पोटैटो के अंदर, स्वीट पोटैटो, शक्करिया, स्वीट पोटैटो के अंदर होता है इन्यूलिन, राइट। बट दे आर द होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के होमोपॉलीमर है वो, ग्लूकोज के नहीं है। ग्लूकोज के अलावा जो हमने 3 हेक्सोस शर्करा को लिखा था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, 3 टाइप की हमने हेक्सोस शर्करा के बारे में लिखा था। अभी इसके पहले की स्लाइड में मैंने जो लिखा था उसमें डाइसैकेराइड बनाया था। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मेक्स सुक्रोज। तो ये फ्रुक्टोज जो था, ये फ्रुक्टोज का ये होमोपॉलीमर है, राइट। तो इन्यूलिन जो है वो होमोपॉलीमर है सुक्रोज का। तो सुक्रोज ग्लूकोज से अलग है थोड़ा सा, बस उतना ही अब हमें अभी याद रखना है, उसके ज्यादा हमें अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। एंड नेक्स्ट लेवल अपने को 4 स्ट्रक्चर याद करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन्यूलिन। ये 4 स्ट्रक्चर को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, राइट। सो टिल नाउ टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।